हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं सुनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके साइकोलॉजी में आता है, भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न बने हैं उन पर हम चर्चाएं करेंगे। मित्रों, आइए हम एक एक प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो थ्योरी क्लास थी वो मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दी है और उसके साथ ही साथ अब हम उससे संबंधित क्वेश्चंस भी कर लेंगे। यहाँ से भाषा और चिंतन से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स को देखा जाए तो इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल सीटेट में बने हैं। इसलिए हमने इसके लिए थ्योरी क्लास और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी कलेक्शन किया हुआ है। आइए एक एक क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 की बात करें कि यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए क्या करेंगे? ठीक है ना। जो बालक अपनी अभिव्यक्ति करता है वो क्या है कि जो बोलता है वो शाब्दिक दृष्टिकोण से तो सही है लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से गलत है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट कह रहा है उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। फिर कह रहा है उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे। फिर उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे और उसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाएं। मित्रों, आप शिक्षक हैं। शिक्षक का क्या कर्तव्य होगा अगर बच्चा शब्द सही बोले और उसका अर्थ उसकी अभिव्यक्ति के शब्द जो सही हों और जो अर्थ है वो सही ना हो, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला कहा कि व्याकरण संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। मित्रों, अर्थ को परिवर्तित करना है, क्योंकि वो शब्द बोलता है तो व्याकरण का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। यही आपके प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि जब शिक्षक हैं और बालक अगर सही चीज़ें नहीं बता पा रहा है, अर्थ के दृष्टिकोण से चीज़ों को गलत बता रहा है, तो आप उसे बताएंगे कि इसे कैसे बोले हैं। और जब आप बताएंगे तो बच्चा आपका अनुकरण करके अपने आप उन चीज़ों को सही कर पाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न पूछा है कि वह नित्य गाने की कसरत करता है। नित्य गाने की कसरत करता है। वाक्य, आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। फिर कह रहा है कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। फिर कह रहा है कि अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। फिर कह रहा है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। मित्रों, वह नित्य गाने की कसरत करता है। मित्रों, गाने की कसरत नहीं की जाती बल्कि गाने का रियाज किया जाता है। ठीक, तो वाक्य विज्ञान की दृष्टि से विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, क्योंकि कसरत आप देखेंगे तो कसरत शब्द है हिंदी का, इसलिए ये जो है वाक्य जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वाक्य में आप देखेंगे सब्जेक्ट है, फिर आप देखेंगे कर्म है, पहले कर्ता है, कर्म है, फिर क्रिया है। तो वाक्य विन्यास के दृष्टिकोण से ये शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि वाक्य विन्यास की दृष्टि से ये सही है, जबकि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत है।
क्योंकि कसरत नहीं बल्कि रियाज शब्द सही होगा, इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। आइए 4 मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ बातें कही गई हैं, कौन सा गलत है या कौन सा सबसे कम सही है उसी को हमें सेलेक्ट करना। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की के अनुसार। फिर भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं। फिर भाषा विचार पर आधारित है। फिर भाषा वातावरण में उद्दीपक है। इसकी नर्म हो जाए। अगर आपने मेरी क्लास ली है तो मैंने इन चारों मनोवैज्ञानिकों को के स्टेटमेंट को बताया और मैंने वाइगोत्स्की और पियाजे महोदय को जब पढ़ा रहा था तो आपको वहाँ मैंने बार बार जोर दे करके बताया कि ये स्टेटमेंट जो है कि भाषा विचार से पहले आती है या विचार भाषा से पहले आता है, जोर दे करके बताया था कि यहाँ से मित्र क्वेश्चन बार बार बने हुए हैं। प्रैक्टिस के माध्यम से फिर से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि भाषा का महत्व संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे महोदय ने कम दिया था, तब उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने ये बताया आपको कि जब भाषा का जो प्रभाव कम है संज्ञानात्मक विकास पर, तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि जीन पियाजे ने कथन दिया था कि अगर भाषा का प्रयोग कम है तो भाषा बाद में आएगी, तो ऐसी स्थिति में विचार जो है वो भाषा से पहले आता है, यही जीन पियाजे महोदय का कथन है। जबकि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है कि भाषा विचार पर आधारित नहीं। मित्रों, भाषा विचार पर आधारित नहीं, विचार जो है वो भाषा विचार पर आधारित नहीं, विचार भाषा पर आधारित, ये कथन कहा, बल्कि ये चीज़ जो दी गई है ये उल्टी दी गई है, इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बने हैं सीटेट में और आगे भी बनने की पूरी उम्मीद है। आपको केवल ध्यान से चीज़ों को देखना है। जो चीज़ें आपको एक बार समझ में नहीं आती हैं, दोबारा देखिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और विश्वास कीजिए कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी बेस्ड पर आते हैं। यहीं से इसी प्रकार से बार बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगर चीज़ें आप पहले कर लिए रहेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से इन्हें कर पाएंगे। आइए, प्रश्न बना है कि दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, वाक्य है। ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत। फिर कह रहा है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत। आप यहीं पा जाएंगे उत्तर, इसके नीचे जाने की जरूरत ही नहीं। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। क्या ये वाक्य शाब्दिक दृष्टिकोण से सेट है, एक सीक्वेंस में लगा हुआ है? नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये वाक्य जो है वो शाब्दिक दृष्टिकोण से या वाक्य विन्यास की वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही नहीं लगा हुआ है, लेकिन अर्थ जो है वो सही दे रहा है। राम का भाई स्कूल जा रहा, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा है, यही इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि देखेंगे आप तो ये सेट नहीं, ये कर्ता कर्म तथा क्रिया के अनुसार नहीं अरेंज किया गया है, नहीं एक क्रम में लिखा गया है, इसलिए वाक्य विन्यास की दृष्टिकोण से यह गलत है, जबकि अर्थ विज्ञान के दृष्टिकोण से ये वाक्य सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो यही कहा गया है कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये सही है, जबकि वाक्य विन्यास की दृष्टिकोण से ये गलत है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। मित्रों, हिंदी एक ऐसा आपके सीटेट के पाठ्यक्रम में ऐसा सब्जेक्ट
इंक्लूड किया गया है, जहाँ से आपको 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर लेने हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप तो आराम से यहाँ 30 में से 30 ले लेंगे। और अगर ऐसे आसान से ऐसे इन चीज़ों को देखेंगे आप तो वो तो बात हो गई हिंदी की। उसके बाद आप देख सकते हैं लैंग्वेज दूसरी बन गई संस्कृत। संस्कृत की बात करेंगे तो वहाँ, या इंग्लिश, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आसानी से आप 30 में से 30 पा सकते हैं, क्योंकि 30 में से 30 आसानी से लोग लाए हुए हैं। तो थोड़ा सा लगातार हमारे साथ बने रहिए। थ्योरी क्लासेस प्लस प्रैक्टिस के दोनों हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर लगातार एग्जाम तक हमारे साथ बने रहे तो आप अच्छे मार्क्स से सीटेट क्वालिफाई करेंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है वाक्य की सार्थक लघुतम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो कहलाता है। मैंने आपको जब पढ़ाया लैंग्वेज एंड थॉट की थ्योरी क्लास, जब मैंने आपको पढ़ाई, जा करके आप चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ हमने इसकी वीडियो इसकी क्लास ले रखी है थ्योरी क्लास। इस समय आपको उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो सीधे सीधे आपको बताया था, जिसे आप फोनीम कहते हैं, सुनीम कहते हैं, यही जो है आप वाक्य की सार्थक सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, सीधे अपने उत्तर को पहचान जाएंगे। रूपिम नहीं होता, ये शब्द की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। उसके बाद वाक्यांश, ये भी नहीं होगा। मुहावरा से प्रश्न ही मतलब है नहीं बनता। स्वनिम, स्वनिम या स्वनिम या फोनिम दोनों शब्द पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ फोनिम आएगा या स्वनिम आएगा, तो जो भी पूछेगा शब्द दोनों आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था कि परिपक्वता का सिद्धांत जो है मित्रों, वो आपका भाषा से संबंधित था। ऑप्शन को देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन है और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता। मैंने जब आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी बार बार चीज़ों को जोड़ दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए वही चीज़ दे दिया गया। मैंने कहा था कि सीधे सीधे पूछा भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने जोर दे करके कहा था कि यहाँ से प्रश्न बार बार बने। ध्यान दीजिएगा, नहीं देखी है अगर आपने थ्योरी क्लास तो आप जरूर देखिएगा वहाँ से, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस आपने कर लिया तो आसानी से आप यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। देखिए, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है परिवार का आकार, तीसरा है लिंगीय भिन्नता और चौथा है परिपक्वता। सातवें की बात करते हैं। आइए, मैंने आपको जब थ्योरी क्लास ली थी तो इन चारों का जिक्र किया था। स्वास्थ्य, परिवार का आकार, लिंगीय भिन्नता और परिपक्वता जो है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके विकास को, भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। तो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष या विकार से संबंधित नहीं है। कौन सा एक भाषा दोष या विकार से संबंधित नहीं है, लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते हैं जिसे, उससे रिलेटेड नहीं है। कौन सा एक, आइए देख लेते हैं। ध्वनि परिवर्तन, फिर कह रहा है तुतलाना, फिर कह रहा है हकलाना और फिर कह रहा है अस्पष्ट उच्चारण। तो भाषा दोष या विकार जिसे हम लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं, इसमें मित्रों आपका ध्वनि परिवर्तन भी आता है, हकलाना भी आता है, तुतलाना भी आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो अस्पष्ट उच्चारण की बात की गई है, ये जो है ये ध्वनि भाषा के विकार या दोष में नहीं आता, लैंग्वेज डिसऑर्डर में नहीं आता। तो प्रश्न आपसे पूछा कौन उससे संबंधित नहीं है, तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है। कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कहानी सुनना,
फिर कह रहा है, आपका ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, फिर कह रहा है अनुकरण द्वारा, और उसके बाद कह रहा है उपरोक्त सभी। तो अगर बात की जाए कि भाषा सीखने के तरीके की, तो जो कहानी के माध्यम से भी हम सीखते हैं, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी सीखते हैं, और भाषा को हम अनुकरण के भी माध्यम से सीखते हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 जो बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्रा की तुलना में उसमें क्या पाएंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं, एक दोष युक्त बालक तथा एक सामान्य बालक में क्या अंतर पाएंगे, वही प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं। उसके बाद कह रहा है वह कक्षा अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। फिर कह रहा है भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है। फिर कह रहा है वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं। मित्रों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, जिसमें दिया गया है कि उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि जो दोष युक्त बालक होगा उसमें कुछ न कुछ कमियां होंगी, और जो कमियां जिस ऑप्शन में दर्शाई गई है वो ऑप्शन नंबर 1 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, और प्रश्न पूछा है कि चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। बिल्कुल सही बात कहा गया है। चिंतन का संबंध वास्तविकता से, तो वास्तविकता से होता है। कल्पना जो है वो जबकि अलग चीज़ है, लेकिन चिंतन अलग चीज़ है। कल्पना आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं, वास्तविक नहीं है, तब भी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन चिंतन जो होता है वो वास्तविक होता है। फिर चिंतन तर्क प्रधान होता है। बिल्कुल मित्रों, चिंतन जो हो वो तर्क प्रधान होता है। फिर चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप समस्या में हैं तभी चिंतन करें। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से भी चिंतन लोग करते हैं, बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, उसके बाद भी वो किसी विषय पर चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ठीक है ना। तो कहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो मित्रों दिए गए चारों कथन जो हैं वो सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है, क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। आयु के साथ साथ उसमें कौन सी और चीज़ बढ़ती है उसे देख लेते हैं। कह रहा है तर्क की प्रधानता बढ़ती है, फिर कह रहा है सामान्यीकरण की, फिर कह रहा है आत्म केंद्रीकरण की, फिर कह रहा है जीववाद की। मित्रों, आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में या बालक में तर्क की प्रधानता बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तर्क यानी रीजनिंग जो है वो आपकी एज के साथ साथ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। मित्रों, कहते हैं कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। साथियों, ये शिक्षा, ये प्रश्न आपकी सीटेट के लिए रामबाण साबित होंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखिएगा ऐसे प्रश्न आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए कितने उपयोगी होंगे ये तब आपको पता चलेगा जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे और आपके हाथ में प्रश्न पत्र होगा, या मॉनिटर पर जब आपके क्वेश्चंस आपकी नज़र के सामने होंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ पढ़ करके आए हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है पहला कि समस्या समाधान करना। बिल्कुल, अगर आपको समस्या समाधान करना है तो आप चिंतन करेंगे। फिर कह रहा है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता तभी विकसित होगी आप में जब आप उस समस्या या उस सिचुएशन पर अपनी थिंकिंग या अपने थॉट्स डेवलप करेंगे।
फिर कह रहा है कि वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु, बिल्कुल मित्रों, वातावरण के प्रति आप अगर गहन समायोजन नहीं कर पाते, अच्छी तरीके से अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है वो वातावरण के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। तो दिए गए चिंतन के संदर्भ में ये तीनों बातें सही हैं। तो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। ठीक, फिर कह रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। आइए किसकी, अभिसारी चिंतन की, समस्या समाधान की, सामान्य चिंतन की, या सामान्य सृजनात्मक चिंतन की, या सामान्य चिंतन की। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए बंद हो जाए, है ना, तो इससे क्या परिणाम निकलेंगे। तो मित्रों इसके परिणाम के बारे में वही बालक या वही व्यक्ति सोच सकता है जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें एक बड़े पैमाने पर एक ब्रॉड लेवल पर सोचने की क्षमता हो। वही व्यक्ति जो है वो इसके परिणाम के बारे में आपको बता सकता है या लोगों को बता सकता है। तो सही उत्तर की बात करें तो उस व्यक्ति में जो चिंतन पाया जाएगा वो सृजनात्मक चिंतन होगा। सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे, क्योंकि यहीं पर सृजनात्मकता चिंतन दिया गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, इसमें से वह 2 आम अपने मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है। फिर कह रहा है तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे। देखिएगा कि व्यक्ति के पास 5 आम हैं, 2 आम वह अपने मित्र को तथा 1 आम वह अपनी पत्नी को देता है। फिर कह रहा है कि उसके पास कितने आम शेष बचेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यही आपकी सोच को यही है सीटेट का टिपिकल क्वेश्चन जिसे कहते हैं। ये आपकी सोच को परखता है। सीटेट एग्जाम देखता है कि आप कितने लेवल तक सोच पाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इस चिंतन की बात करें तो 5 आम एक व्यक्ति के पास थे, 2 आम उसने अपने मित्र को दे दिया, 1 आम उसने अपनी पत्नी को दे दिया, शेष आम तो पूछ रहा है कि उसके पास कितने शेष आम बचे, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा एक ही आएगा, अलग अलग तरीके से नहीं सोच सकते आप। 2-3 जगहों से आकर के आप एक पॉइंट पर सेंट्रॉइड हो जाएंगे। मतलब जैसे आपके पास 5 आम था, आपने अपनी पत्नी को 1 दिया, अपने मित्र को 2 दे दिया। ठीक, दोनों को आप बांटने के बाद फिर आप आ गए एक पॉइंट पर कि आपके पास कितना बचा है, और जो आपके पास बचा है वह किस चिंतन के श्रेणी में आया, यही प्रश्न बना है। और इस चिंतन की बात करें मित्रों तो सारी चीज़ों से घूम करके जब आप एक पॉइंट पर आ जाते हैं तो वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और एक ही पॉइंट से जब बिखर जाते हैं कई क्षेत्रों में आप, तो वह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन को देख लीजिए और उत्तर अपना दे दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है अभिसारी चिंतन, यही मित्रों आपके प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कह रहा है सृजनात्मक चिंतन होता है। सृजनात्मक चिंतन होता है, आइए देखते हैं। उच्च अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, फिर कह रहा है भाषा विकास। मित्रों बालक जो है एक ही विषय वस्तु को अनेकों तरीके से सोच पाता है। यह चिंतन, यह क्षमता जो होती है बालक में उसे कहते हैं सृजनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन वाला बालक।
अब आइए, यहाँ सृजनात्मक तो दिया नहीं गया किसी ऑप्शन में, लेकिन शब्द दिया गया है अपसारी या उच्च अपसारी वाला चिंतन। तो अपसारी चिंतन जो होता है वो एक बिंदु से निकल करके या एक विषय वस्तु को लेकर के उसके बारे में विभिन्न प्रकार के उत्तर या विभिन्न प्रकार के समाधान, विभिन्न प्रकार के हल को ढूंढ पाना ही अपसारी चिंतन। तो उच्च कोटि का अपसारी चिंतन आप कह लीजिए, या आप उसे सृजनात्मकता या सृजनात्मक चिंतन कह लीजिए, बात एक ही है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान के वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, अभी चीज़ों को आप तुरंत समझ जाएंगे। क्या है, कह रहा है कि प्राकल्पना का निर्माण करना, फिर कह रहा है प्राकल्पना का परीक्षण करना, फिर कह रहा है समस्या के प्रति जागरूकता, फिर कह रहा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। ठीक है, अब आप केवल देखिए, एक एक ऑप्शन पर थोड़ा सा सोचिए, अभी आप अपने उत्तर के पास चले जाएंगे। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण। अब समस्या समाधान की स्थिति में जब आप आएंगे तो पहले क्या करेंगे, आप समस्या को जानेंगे, यही आपका पहला चरण होगा समस्या समाधान में। ना कि पहले आप निर्माण कर लेंगे प्राकल्पना की, या ना कि परीक्षण कर लेंगे, और ना ही प्रासंगिक जानकारियों को एकत्र कर लेंगे। पहले तो आप समस्या को जानेंगे ना, यही आपका पहला चरण हो जाएगा। और यही आपका प्रश्न पूछा, तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो समस्या के प्रति जागरूकता यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है, यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। आ जाइए, इससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं मित्रों, उन्हें भी हम देख लेते हैं। पहले 18वें क्वेश्चन की बात करें जो कि सीटेट नवंबर 2012 में बना था, क्या था आइए देखते हैं। कह रहा है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपके लिए एक एक नई नई चीज़ें कलेक्ट कर रखा है। कुछ चीज़ें आपको थ्योरी से कवर की गई हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको क्वेश्चन से कवर कर लेंगी, और यहाँ से आप बन जाएंगे परफेक्ट। यहाँ से आप 30 में से अधिक नंबर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन बनेगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का, तब आप पाएंगे अपने 30 में से 30 मार्क्स। क्योंकि ना तो केवल प्रैक्टिस आपको 30 में से 30 दिला पाएगी, और ना तो केवल आपको थ्योरी दिला पाएगी। इसलिए मैंने बनाया है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, so that you get 100% marks in any types of the syllabus which is given in your CTET syllabus। ठीक है ना मित्रों। आइए इसकी बात करते हैं। कह रहा है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, फिर कह रहा है प्रतिक्रिया चयन, फिर कह रहा है कि पूर्व प्रक्रमण, फिर कह रहा है श्रेणीकरण। पूछा है कि उपरोक्त चरणों का सही क्रम क्या है। ठीक है ना, तो आइए एक एक को हम सेट करते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, तो आते तो चारों, अब आपको देखना है कि इसका क्रम क्या है। ठीक है ना, तो चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत की बात करें तो इसका जो पहला चरण हो वो मित्रों पूर्व प्रक्रमण होता है। ठीक है ना, पूर्व प्रक्रमण के बाद बात करें तो आप श्रेणीकरण करते हैं, उसके बाद बात करें तो आप प्रतिक्रिया का चयन करते हैं, लास्ट में आता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए जो ऑप्शन मिलता है वही आपके प्रश्न का सही जवाब है। पहला सी है 1, उसके बाद डी जो है वो 2 के साथ आता है, और बी जो है नहीं मित्रों, डी जो है वो 4 के साथ आ गया, नहीं 2 के साथ आ गया। ठीक, दूसरे नंबर पर डी है, तीसरे नंबर पर बी आ जाता है, और चौथे नंबर पर जो है वो 1 आ जाता है। यानी पहले पूर्व प्रकरण, फिर श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ऑप्शन को देख लीजिए, यानी सी डी बी ए, सी
ए हो गया, सी बी हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सी डी बी ए, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा में अर्थ का सबसे छोटी इकाई है। अभी अभी मैंने इससे संबंधित प्रश्न आपको कराया था ऊपर जस्ट, और देखिए नवंबर 2012 में ये पूछा गया प्रश्न। स्वनिम या जिसे हम फोनीम बोलते हैं, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कह रहा है था फ च ध्वनियाँ हैं, क्या हैं? मैंने थ्योरी क्लास में आपको बताया है कि उच्चारित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वही फोनीम या स्वनिम कहलाती है, और च फ च जो है ये आपके उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन एक ही है, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। जहाँ चीज़ें पहले से बताई गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, वहाँ समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हम आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो आइए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। फिर कह रहा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है। फिर कह रहा है उसके प्रयोगों का समर्थन करना। फिर कह रहा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी से उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना। ऐसा बालक जो अभी स्कूल आना शुरू किया है और उसके भाषा को ही आप अमान्य कर देंगे तो वो लक्ष्य भाषा को सीख कैसे पाएगा? गलत पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो प्रश्न बना है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। पहला कह रहा है अधिकाधिक सामान्यीकरण, फिर कह रहा है सरलीकरण, फिर कह रहा है विकासात्मक, फिर कह रहा है अत्यधिक संशुद्धता। त्रुटि कौन सी सामान्य प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो अगर त्रुटि की बात करें वो त्रुटि जो होगी वो मित्रों विकासात्मक त्रुटि होगी, क्योंकि जो बच्चा मातृभाषा को पहली भाषा के रूप में सीखेगा वो भी बिल्कुल शुरुआत करता रहेगा, और जो बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीखेगा उसे, तो वो कुछ चीज़ें पहले सीख रखा होगा अपनी मातृभाषा। या दो अलग अलग बालक हैं, एक अपनी मातृभाषा को सीख रहा है और दूसरा उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। यानी जो द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है वो पहले उन चीज़ों को सीख चुका है। अब जब वो उन चीज़ों को पहले सीख चुका है तो प्रश्न सीधी सी बात है वो कुछ चीज़ें वो पहले से जानता है, तो विकासात्मक यानी इनमें अंतर की बात करें तो विकासात्मक अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो कहता है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? आइए देख लेते हैं। कह रहा है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। फिर कह रहा है कि सही वह धारा प्रवाह बोलना। फिर कह रहा है जानना, समझना व लिखना। फिर कह रहा है कि व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता से इसके संबंध की बात करें तो वो जानना, समझना व लिखना से है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत जिसको एल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया था उससे संबंधित चीज़ों को पूछा गया है कि
उस सिद्धांत के संबंध में क्या कौन सी बात सही है। तो आइए देख लेते हैं। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण से मतलब मॉडलिंग से होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। फिर अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विज्ञान विकास से स्वतंत्र है। ये जो है इसका संबंध जो है वो अल्बर्ट बंडूरा साहब के सिद्धांत सामाजिक विकास से है। तो ऑप्शन नंबर जो सामाजिक अधिगम से है, जो ऑप्शन नंबर 4 है, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो दिया गया है कि आर्जो तर्क देता है। आर्जो एक लड़का है जो कि तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित है। भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। फिर कह रहा है जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। अब देखा नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है कि मतलब वो आनुवांशिकता को जोड़ रहा है, और ये कह रहा है परिवेश से संबंधित है, तो वो लड़की सोनाली जो है वो किससे जोड़ रही है, वातावरण से जोड़ रही है। ऑप्शन को देख लेते हैं, अभी तुरंत आप इस चीज़ को पा जाएंगे। 25वें प्रश्न के सही उत्तर कह रहा है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। फिर कह रहा है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। फिर कह रहा है सतत तथा असतत विवाद, फिर अधिगम। फिर कह रहा है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। प्रश्न नंबर 25 की बात करें मित्रों, ध्यान देंगे व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति पर यह सीधे सीधे स्थिरता और अस्थिरता को व्यक्त कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस की बात करें तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि वातावरण जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पाया जाता है, और जब वो एक वातावरण से दूसरी वातावरण में जाएगा तो आप देखेंगे कि कुछ नई चीज़ें वहाँ से सीख लेगा। तो ये अस्थिरता को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपके प्रश्न का करेक्ट उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। आइए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। कह रहा है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जाए। मित्रों बाकी बच्चे क्या बिना पढ़े लिखे ही रह जाएंगे। फिर कह रहा है शिक्षक को सभी भाषाओं का समान ज्ञान सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये है साथियों समावेशी शिक्षा का आधार। आप बच्चे की लैंग्वेज सभी बच्चे में आए हुए जितने भी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं आप उनके सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे। ये जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो प्रश्न पूछा है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। आप जानते हैं कि 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के लिए सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है। उसी से संबंधित चीज़ कह सकते हो मित्रों, उसी से संबंधित नहीं बल्कि बिल्कुल वही क्वेश्चन ही है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है यही सही है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था मित्रों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो कह रहा है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं।
इससे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसे हमेशा आप जानते हैं कि बहुभाषी कक्षाओं को हमेशा, बहुभाषा को हमेशा शिक्षक को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो संसाधन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29, और यही क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपके इस प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आइए देख लेते हैं। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। नहीं मित्रों, पुरस्कार दंड बहुत ज़्यादा नहीं। फिर कह रहा है हतोत्साहित, ये भी नहीं। फिर कह रहा है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। मित्रों, ये उच्च शिक्षा की बात है कि आप व्याख्यान दें और चीज़ें जो हैं वो आप प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ व्याख्यान देंगे तो सब कुछ उड़ जाएगा, बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिर कह रहा है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब जब बच्चे के साथ चर्चा करेंगे तो बच्चा आपसे इंटरकनेक्ट कर पाएगा, परस्पर संबंधित हो पाएगा आपसे। तो ये चीज़ जो है होनी चाहिए और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर। मित्रों, ये रहे आपके टॉप 29 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर क्लास आपको अच्छी आई, ये प्रश्न जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए थे, ये प्रश्न आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, हमसे बने, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।